हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम बात करेंगे 5th टू 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है हमारी इस क्लास में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम 4th फेब के बारे में। 4th फेब की 4th फेब को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि किस तरीके से विश्व की सभी संस्कृतियों, धर्मों और विश्वासों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से रहने के लिए प्रेरित किया जाए और एक सहिष्णु की जो भावना है वो प्रदान किया जाए। और आपको बता दें कि इसकी जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2000 को कर दिया था कि 4 फरवरी को हर साल मानव बंधुत्व दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और साथ में ही अभी जो है यानी जो फरवरी का फर्स्ट वीक होता है उसको विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक के रूप में मनाया जाता है। इसकी भी घोषणा 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कर दी गई थी। श्रीलंका ने अपना 75th नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा है। ठीक है, कब करा है? 4th फेब को करा है। और आपको बता दें कि श्रीलंका का जो आधिकारिक नाम है वो श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। और जब आप साउथ एशिया का मैप देखेंगे और उसमें श्रीलंका की स्थिति को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हिंद महासागर में एक द्वीप के रूप में है श्रीलंका। श्रीलंका का नाम जो श्रीलंका है वो 1978 में पड़ा था और इसके पहले इसे सिलोन और बाद में इसको लंका कहा जाता था। ठीक है, श्रीलंका की जो राजधानी है, विधायी राजधानी है, वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। कार्यकारी और न्यायिक अधिकारी कोलंबो है। या अगर यहाँ के नगर के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा नगर कोलंबो है। और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि और राम सेतु है। ऑस्ट्रेलियाई करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटा दी गई हैं। अब इसको थोड़ा हिस्टोरिकल इसके फैक्ट को समझो। हम देखते हैं, जब इतिहास को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ब्रिटेन के उपनिवेश कई सारे देशों में थे। तो ब्रिटेन का उपनिवेश ऑस्ट्रेलिया भी था। आज के टाइम में हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र देश है, लेकिन आज भी ऑस्ट्रेलिया के राज्य के प्रमुख के रूप में ब्रिटिश सम्राट को माना जाता है। तो इसीलिए अभी तक जो है एलिजाबेथ जीवित थी, तो एलिजाबेथ की जो फोटो थी, उनकी जो तस्वीर थी, जो वो ऑस्ट्रेलियाई नोटों पर या करेंसी पर दिख रही थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है कि वो किसी भी ब्रिटिश शासक की या राजा की, सम्राट की फोटो अपनी करेंसी पर नहीं लगाएगा, है ना। और आज के टाइम में अगर बात करें तो जो किंग्स चार्ल्स थर्ड हैं वो प्रतीकात्मक रूप से ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख माने जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का सिडनी है। गवर्नर जनरल यहाँ के क्वेंटिन ब्राइस हैं और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ओडेसा को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। तो शैक्षिक संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। कौन? यूनेस्को। ठीक है ना। ये क्या करती है? ये विश्व की जो सांस्कृतिक धरोहर है या ऐतिहासिक रूप से जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उसको अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल करती है। तो यूक्रेन की का एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है जिसका नाम है ओडेसा। तो इस बंदरगाह शहर को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। हम सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर यूनेस्को ने बंदरगाह शहर ओडिशा को एक विरासत सूची में शामिल किया है तो इससे वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर, उसका ऐतिहासिक महत्व बचा रहेगा और उसको बढ़ावा मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड नामित किया है। मॉर्गन स्टैनली क्या है? देखो, ये एक ऐसा फर्म है जिसकी स्थापना 5 सितंबर 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके जो सीईओ हैं यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो कौन है? जेम्स पी गोरमन है। तो जो मॉर्गन स्टैनली कंपनी है, जो ये फर्म है, इसने घोषणा करी है कि ये अब जो है भारत के लिए अपना नया कंट्री हेड रखेंगे जिनका नाम रहेगा अरुण कोहली। और वो किसकी जगह लेंगे? तो वो संजय शाह की जगह लेंगे। नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। किस लिए? पॉम ऑयल की जो खेती है उसको बढ़ाने के लिए। पतंजलि फूड लिमिटेड क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, पतंजलि फूड लिमिटेड जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है?
उत्तराखंड के हरिद्वार में है और भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है ना। और साथ में ही इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो बाबा रामदेव और बालकृष्ण है, जिन्होंने 2006 में इसकी स्थापना करी थी। जो पतंजलि फूड और हर्बल कंपनी है वो क्या बनाती है, तो देखो ये फूड से रिलेटेड, हर्बल से रिलेटेड, दवाइयों से संबंधित और व्यक्तिगत देखभाल से संबंधित चीजों को बनाते हैं, जिसकी जो एक बहुराष्ट्रीय या मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में काम कर रही है इस टाइम पर। तो इन्होंने एक एमओयू पर सिग्नेचर करा है पॉम ऑयल की खेती को बढ़ाने के लिए नागालैंड में। और ये सिग्नेचर किनके बीच में हुआ है, तो जो नागालैंड के कृषि निदेशक हैं एम बेन यानथान और पतंजलि लिमिटेड के जो पूर्वोत्तरी क्षेत्र के जो प्रमुख हैं, उनका नाम है सुभाष भट्टाचार्य जी, उनके बीच में ये एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। स्पेस एक्स को $100 मिलियन तक का नासा का साझा अनुबंध मिला है। देखो यानी नासा और स्पेस एक्स के बीच में एक टाई अप हुआ है, 10 सालों के लिए हुआ है, और कितने मिलियन तक का हुआ है, तो $10 मिलियन तक का हुआ है। किस लिए किया गया है, तो वाणिज्यिक पेलोड प्रसंस्करण सेवाओं के लिए, यानी कमर्शियल पेलोड प्रोसेसिंग सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए एक अनुबंध पर सिग्नेचर करा गया है। अभी पेलोड प्रोसेसिंग क्या है, तो अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में छोड़ने से पहले पेलोड प्रोसेसिंग की जाती है, तो इस प्रक्रिया पर काम करेगा कौन, स्पेस एक्स, ठीक है। 6 से 8 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है। देखिए भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें 6 से 8 फरवरी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में ही रहेंगे, और वो वहां पर ये जो भारत ऊर्जा सप्ताह है इसको इसके कुछ इनिशिएटिव हैं उनका अनावरण करेंगे। और आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्र में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोगों के साथ में एक समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें दुनिया भर के 600 से अधिक प्रदर्शक होंगे, 34 से अधिक मंत्री होंगे, और ऊर्जा कंपनियों के कई सारे सीईओ भी इस समिट में शामिल होंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री तुमकुर जाएंगे और वहां पर HAL हेलीकॉप्टर कारखाने को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ऐसी घोषणा करी है कि 2040 तक भारत विश्व में जितनी भी ऊर्जा की डिमांड है उसका 25% ऊर्जा भारत जो है पैदा कर देगा। चीन, अमेरिका, रूस, ब्राजील जैसे देश भी इसमें शामिल हुए हैं। अब इसी के तहत, यानी जो ये भारत ऊर्जा सप्ताह वीक चल रहा है, उसी के ही तहत ईंधन में एथेनॉल का जो सम्मिश्रण है उसकी मात्रा के बारे में भी बात की गई है। देखो पहले ये एम लेकर चला जा रहा था कि जो जो ईंधन है उसमें एथेनॉल की मात्रा का जो 20% हिस्सा है वो 2030 तक कवर किया जाएगा, लेकिन अब कहा गया है कि 2025 तक ही हम ये 20% वाला जो हिस्सा है उसको कवर कर लेंगे। और इसके लिए पहले स्टार्ट किया जाएगा 13 राज्यों में, उस 13 राज्यों के 100 पेट्रोल पंप में ऐसा करा जाएगा, ठीक है। अच्छा एथेनॉल क्या है, एथेनॉल के माध्यम से जो ईंधन है ना, जो ईंधन है वो पेट्रोल और डीजल के साथ में एथेनॉल को मिलाया जाएगा, तो इससे जो भारत पेट्रोल का या डीजल का आयात करता है उसकी मांग कम हो जाएगी। और आयात कम होने से, पेट्रोल और डीजल के आयात कम होने से क्या हो जाएगा, जो राजकोषीय घाटा है भारत का कम होगा, भारत की संपत्ति में इजाफा होगा, साथ में ही भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक लाभ बढ़ेगा और पर्यावरण को भी लेकर हमें लाभ मिलेगा। हाँ, अब देखिए, अब इसमें हमने बात कर ली थी कि कितने कितने लोग शामिल होंगे। एक तरीके से आपको बता दें कि कुछ टॉपिक्स को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले तो ऊर्जा की सुरक्षा कैसे करी जाए, कैसे बचाया जाए, और कौन सी मात्राओं से ऊर्जा को पैदा किया जाए, कौन से सोर्सेज होंगे जिनके माध्यम से ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो, है ना। जो ऊर्जा की आपूर्ति हो वो कैसी हो, लचीली हो, जैव ईंधन और हाइड्रोजन के उभरते हुए जो ईंधन है उसको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, किस तरीके से यूज किया जाए, अप स्ट्रीम और मिड स्ट्रीम सेक्टर में निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब विषयों को लेकर बात की जाएगी। तुम तुमकुरु में एच ए एल हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा।
देखो, इसकी जो नींव है वो 2016 में ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा रख दी गई थी। अब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है। ये एक नया ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है जो हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता को दिखाएगा। और आपको बता दें कि पूरी एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण की सुविधा प्रदान करने वाला ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है। और पूरी तरीके से स्वदेशी इसकी डिजाइन करी गई है, यानी इसमें जो कुछ भी बनाया गया है, जिस तरीके से भी बनाया गया है, वो सब कुछ स्वदेशी यानी अपने ही देश के लोगों, अपने ही देश की तकनीक के माध्यम से बनाया गया है। हुआ था। और साथ ही में ही ये टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है और भारत की जो सबसे बड़ी मोबाइल ग्राहक कंपनी है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो रिलायंस रिलायंस जियो है। सेकंड नंबर पे है एयरटेल, भारत एयरटेल, और तीसरे नंबर पर है वोडाफोन आइडिया। देखो, वोडाफोन जो है यूनाइटेड किंगडम की कंपनी थी और आइडिया जो है बिरला समूह की कंपनी थी, और दोनों 2017 में दोनों ने अब आपस में विलय कर लिया। इसका जो मुख्यालय है वो गुजरात के गांधीनगर में है, जिसका कारपोरेट मुख्यालय है वो मुंबई में है, और इसके अध्यक्ष कौन है, रविंद्र ताक्कर हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो सीईओ हैं वो हैं अक्षय मुंदड़ा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि G20 का जो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप है उसकी समिट कहाँ पर हुई है, होगी 5 से 7 फरवरी के बीच में होगी। कहाँ पर, बेंगलुरु में। जिस पर बात किया जाएगा कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनको कम किया जाए, है ना। अब इसमें कौन कौन भाग ले रहा है, तो विश्व बैंक, G20 के सारे प्रतिनिधि तो भाग ले ही रहे हैं, उनके साथ साथ में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ये ये सारे भाग ले रहे हैं। 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बाग ए बहू में एक्वाप्लेक्स ग्राउंड में सरस आजीविका मेला 2023 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया, तो सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया गया है। और आपको बता दें कि इसमें 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो महिलाएं हैं और उनके स्वयं सहायता समूह हैं उसको शामिल किया गया है। और 11 दिन तक ये मेला चलेगा। और इसका जो उद्देश्य है वो है महिलाएं और उनके स्वयं सहायता समूह से निर्मित जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करवाना, है ना। इसमें उनके हस्तशिल्प, हथकरघा, व्यंजन और उनके जो फूड हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। 75 स्टॉल लगेंगे और 10 फूड कोर्ट भी स्थापित किए जाएंगे। सरस आजीविका मेला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत चलाया गया एक इनिशिएटिव है जो स्पेशली काम करता है ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को उनके कौशल का प्रदर्शन, उनके जो स्किल्स हैं उनका प्रदर्शन करने के लिए, उनके द्वारा जो बनाया गया उत्पाद है उनको बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना और उनको बेचने और थोक खरीदारों के साथ उनके संपर्क को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री जयपुर में आयोजित महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि जयपुर में जो ये महाखेल है ये चल रहा है जनवरी, 12 जनवरी से ही चल रहा है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने वाले थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। 2017 में जयपुर में इन्होंने इस महाखेल को आयोजित करा था। उसके बाद से ही हर साल इसको मनाया जाता है, जिसमें जयपुर के युवा और खिलाड़ी भाग लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने क्या किया है, उन्होंने झारखंड के देवघर में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का 5वां संयंत्र का उद्घाटन या उसका शिलान्यास किया है या भूमि पूजन किया है।
अब आपको बता दें कि ये जो प्लांट है वो क्या करेगा। ये प्लांट सबसे पहले 30 एकड़ में फैला है और ये प्लांट जो है तरल यूरिया को बनाएगा। यानी ये हर साल 6 करोड़ तरल यूरिया को बोतलों का निर्माण करेगा। हमने यूरिया के बारे में सुना है कि वो पैकेट्स में या बोरों में भरकर आते हैं, लेकिन अब यूरिया जो बोतलों में भी भरकर आएगा और एक लिक्विड के फॉर्म में बनेगा। और इससे बिहार, उड़ीसा और बंगाल के जो किसान हैं उनके खेतों को और उत्पादकता को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। मॉयल मॉयल यानी मैगजीन और इंडिया लिमिटेड जनवरी माह में अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। देखिए, मॉयल जो कंपनी है वो भारत की सबसे बड़ी मैगजीन उत्पादक कंपनी है, जिसने जनवरी में सबसे ज्यादा उत्पादन किया। 1.26 लाख टन मैगजीन का उत्पादन किया है और 1.32 लाख टन मिलियन इसकी बिक्री करी है। तो दोनों ही क्षेत्रों में इसने रिकॉर्ड हासिल किया है। इसके जो खाने हैं वो कहाँ पर हैं, तो इसके जो खाने हैं वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं। 11 खानों में के द्वारा ये अपने काम को संचालित करता है और इसने ये एम रखा है कि 2030 तक अपना जो ये उत्पादन है उसको दुगना करेगा और 3 मिलियन टन तक करेगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने एक पॉलिसी लॉन्च करी है जिसका नाम है पे एज यू ड्राइव। इस पॉलिसी देखो, ये वाली पॉलिसी किसने दी है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने दी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी है वो भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कंपनी है, जिसकी स्थापना 1919 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी और 1973 में क्या किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा जो प्रोवाइड किया गया कंटेंट है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करिए। मेरे द्वारा जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, वो टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उस पर पीडीएफ के फॉर्म में डाल दिया जाता है। तो आप वहां पर भी जाकर वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी के माध्यम से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।